सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करेंगे 11th क्लास की अकाउंटेंसी के बेसिक टर्मिनोलॉजीज के लास्ट थर्ड पार्ट के बारे में। थोड़े बहुत बेसिक टर्म्स हमारे पास और बचे हैं, उसको कवर करने के बाद ये चैप्टर भी हमारा हो जाएगा फिनिश और नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज जर्नल एंट्रीज। सो चलिए आज के रिमेनिंग कॉन्सेप्ट जो हैं बेसिक टर्म्स वो कवर करते हैं। सो लास्ट जो टर्म हमने अंडरस्टैंड की थी वो थी क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के बाद अब नेक्स्ट हमारे पास आती है डिस्काउंट। अब देखो नॉर्मली बिजनेस में डिस्काउंट एक बहुत कॉमन वर्ड है। जब भी आप मार्केट में कोई प्रोडक्ट परचेज करने जाते हो या फिर अगर आपने कोई प्रोडक्ट मार्केट में किसी कस्टमर को सेल करना है तो डिस्काउंट हर कस्टमर डिमांड करता है। अगर आप कस्टमर हो तो आप अपने सप्लायर से डिस्काउंट मांगोगे और अगर आप सेलर हो तो आपका कस्टमर आपसे डिस्काउंट मांगेगा। यानी दो सिचुएशंस हो सकती हैं, या तो आपको डिस्काउंट मिलेगा या फिर आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा। अब दोनों सिचुएशन में अगर हम बात करें डिस्काउंट अलाउड की तो ध्यान से समझिएगा, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड यानी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो और आपका कस्टमर आपसे डिमांड मांग रहा है, डिस्काउंट मांग रहा है, आपने डिस्काउंट दे दिया। अब डिस्काउंट देना मतलब लॉस होना। एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, 1000 रुपए की चीज थी, कस्टमर ने कहा 800 की दे दो, 200 रुपए हम नहीं देंगे, तो 200 रुपए का आपने डिस्काउंट दिया ना, तो ये आपका एक तरह से बिजनेस में लॉस है। वहीं पर अगर आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो और आप डिस्काउंट मांग रहे हो और आपको डिस्काउंट मिल जाता है तो वो आपके लिए डिस्काउंट रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड। और ऑब्वियसली अगर डिस्काउंट मिला है, 1000 रुपए वाली चीज अगर 800 में मिल गई है तो वो आपके लिए इनकम है, बेनिफिट है। तो आप इसको इनकम कह लो या गेन कह लो या एक तरह से प्रॉफिट कह लो। तो डिस्काउंट का मतलब होता है डिडक्शन इन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के प्राइस में एक तरह से डिस्काउंट दे देना, डिडक्शन कर देना। सो डिडक्शन इन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज डिस्काउंट। अब ये डिस्काउंट अलाउ भी हो सकता है, रिसीव भी हो सकता है, ये मैंने बता दिया। लेकिन ये डिस्काउंट आगे फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, या तो ये ट्रेड डिस्काउंट होगा या फिर ये कैश डिस्काउंट होगा। दोनों में डिफरेंस क्या है? अब देखो, मान लो आप मार्केट में प्रोडक्ट परचेज करने गए, आपने प्रोडक्ट परचेज करना था, अभी डिसीजन नहीं बनाया, अभी आप सिर्फ अपने माइंड में सोच रहे हो कि इस प्रोडक्ट को लेंगे। आपने सेलर से बात की, आपने कहा कि इस प्रोडक्ट को लेना है, कितने का है? उसने कहा 1000 रुपीज का। तो आपने कहा कि मैंने एक नहीं लेना, मैंने ज्यादा क्वांटिटी में लेना है, तो कोई डिस्काउंट तो दो। उसने कहा अगर 100 क्वांटिटी में लोगे तो हर प्रोडक्ट के पीछे मैं 100 रुपए छोड़ दूंगा, यानी 1000 रुपए वाली चीज 100 रुपए में डिस्काउंट देने के बाद 900 की पड़ेगी अगर 100 यूनिट्स लेते हो तो। सो दैट इज नोन एज ट्रेड डिस्काउंट। वो डिस्काउंट जो बल्क क्वांटिटी में परचेज करने के कारण हमें मिलता है एट द टाइम ऑफ डीलिंग, एट द टाइम ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मतलब बाइंग एंड सेलिंग, उसको हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट क्योंकि ट्रांजैक्शन होने से पहले का डिस्काउंट है, इसलिए ये बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता। वहीं पर दूसरा डिस्काउंट आता है कैश डिस्काउंट। अब इसके नाम से ही क्लियर है, नेम से ही पता चल रहा है, ऐसा डिस्काउंट जो कैश पेमेंट करने के टाइम पर ऑफर होता है। जैसे मान लो मैंने अभी 900 रुपीज के अकॉर्डिंग 100 प्रोडक्ट परचेज कर लिए, लेकिन मैंने कहा कि भाई अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे को 2 महीने की मोहलत चाहिए, 2 मंथ मेरे को अभी टाइम चाहिए, उसके बाद मैं पेमेंट कर दूंगा, 60 डेज। उसने कहा ठीक है, बिजनेस तो क्रेडिट पे ही चलता है, उधार पे ही चलता है, ले जाओ सामान। लेकिन 60 डेज का क्रेडिट पीरियड होने के बाद भी मैंने 45 डेज के बाद पेमेंट कर दी। मतलब मैं 45 डेज के बाद गया, मैंने कहा कि देखो 15 दिन अभी भी पड़े हुए हैं, 15 डेज में अर्ली पेमेंट कर रहा हूं, तो कोई डिस्काउंट तो दो। तो वो डिस्काउंट जो कैश ऑफर करने के टाइम पर दिया जाता है ऑन द काउंटर, उसको कैश डिस्काउंट कहते हैं। और ये बुक्स में रिकॉर्ड होता है क्योंकि ये लॉस है। 900 रुपए का सामान बेचा था, मान लो 50 रुपए डिस्काउंट और देना पड़ गया, तो ये लॉस है, या फिर इनकम भी हो सकती है। इसको बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है क्योंकि ये ट्रांजैक्शन के बाद का डिस्काउंट है। लास्ट हमारे पास आता है रिबेट। अब ये डिस्काउंट भी कह सकते हो आप इसको,
रिबेट का मतलब होता है कई बार एक सेलर अपने प्रोडक्ट को सस्ते दाम में बेच देता है क्योंकि हो सकता है उसका पुराना स्टॉक हो, एक्सपायरी डेट आने वाली हो, या फिर उस प्रोडक्ट में कुछ कमी हो, कलर खराब हो, साइज कुछ अलग हो, या क्वांटिटी में कोई डिफरेंस हो, तो सस्ते रेट पे उसको बेचा जा सकता है, तो उसको हम कहते हैं रिबेट, जब प्रोडक्ट में कमी होने के कारण उसको सस्ते में निकाला जाए। नेक्स्ट हमारे पास आता है वाउचर। वाउचर को हम एक तरह से सोर्स डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। आपको पता है फर्स्ट चैप्टर में मैंने समझाया था, बिजनेस की केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है जिनके वाउचर्स होते हैं, जिनके सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं, ओरिजिनल बिल होते हैं, एविडेंस होता है, प्रूफ होता है। तो उस वाउचर को ही हम यूज करते हैं ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए। अगर वाउचर नहीं, कोई प्रूफ नहीं, तो ट्रांजैक्शन बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगी। सो वाउचर होता क्या है? वाउचर एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है जो ये शो करता है कि सच में एक बिजनेस ने एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन परफॉर्म की है। अब ये वाउचर दो तरह के होते हैं, फर्स्ट सोर्स वाउचर एंड सेकंड अकाउंटिंग वाउचर। सोर्स वाउचर कौन से होते हैं? जो एट द टाइम ऑफ डीलिंग, एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। जैसे मान लो आप मेरी शॉप पे आए, आपने प्रोडक्ट परचेज किया, उसका बिल बना के मैंने आपको दे दिया, ओरिजिनल बिल आपको दिया, डुप्लीकेट मैंने अपने पास रखा, तो ये सोर्स वाउचर है। इस सोर्स वाउचर को आगे अकाउंटेंट्स यूज करते हैं। अकाउंटेंट उस बिल को उठाते हैं और उस बिल को देख के अपना एक वाउचर बनाते हैं, अपना एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए अलग से एक प्रूफ, एक एविडेंस, एक वाउचर बनाते हैं जिसको हम अकाउंटिंग वाउचर कहते हैं। यानी अगर ओरिजिनल सोर्स डॉक्यूमेंट बिल्स नहीं होंगे तो अकाउंटिंग वाउचर्स नहीं बनेंगे। इसीलिए हम सोर्स वाउचर को सपोर्टिंग वाउचर्स भी कहते हैं। आगे ये पूरा आपको चैप्टर है वाउचर्स के ऊपर, करेंगे डिटेल में। अभी फिलहाल वाउचर्स होते क्या हैं? दो तरह के, सोर्स एंड अकाउंटिंग वाउचर्स। सोर्स वाउचर्स ओरिजिनल वाउचर्स होते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने के टाइम पे रिकॉर्ड किए जाते हैं, मेंटेन किए जाते हैं। और फिर इन्हीं वाउचर्स को देख के आगे अकाउंटेंट अपनी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर्स बनाता है। वो देखता है कि कौन सी एंट्री डेबिट साइड और कौन सी एंट्री क्रेडिट साइड जाएगी, क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है, क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है। वो इसी को देख के अपने अकाउंटिंग वाउचर्स बनाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है गुड्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, स्टूडेंट्स ना कंफ्यूज हो जाते हैं गुड्स और एसेट्स के बीच में। देखो सिंपल है, जिस प्रोडक्ट में आप डील करते हो, जिस चीज का धंधा आपने स्टार्ट किया है, धंधा मतलब प्रोडक्ट्स, जिस चीज में आप करते हो डीलिंग, उसको गुड्स कहते हैं। शर्ट्स, टी शर्ट्स, जीन्स, यानी आपका गारमेंट्स का बिजनेस है, रेडीमेड गारमेंट्स है ना। क्लोक बनाकर आप बेचते हो तो क्लॉक्स का बिजनेस है। सो नॉर्मली जिस प्रोडक्ट में आप डील करते हो, जिस प्रोडक्ट से आपका मेन रेवेन्यू जनरेट होता है, उसको गुड्स कहते हैं। एसेट्स क्या होती हैं? एसेट्स बिजनेस की ओनरशिप होती हैं, लेकिन वो डीलिंग करने के लिए आप बिजनेस में नहीं लेके आते। जैसे मान लो आप फर्नीचर लेके आए अपने बिजनेस में, तो वो फर्नीचर आपके ऑफिस यूज के लिए है, आप उसको बेचोगे थोड़ी, रीसेल थोड़ी करोगे। हाँ, जब वो स्क्रैप हो जाएगा, पुराना हो जाएगा, तब आप उसको बेचोगे, लेकिन आप इसमें डेली डीलिंग तो नहीं करते ना। तो गुड्स उनके लिए यूज किया जाता है, गुड्स वर्ड उनके लिए यूज किया जाता है, उन आइटम्स के लिए यूज किया जाता है जिस प्रोडक्ट में आप डेली डील करो, जिससे आपका मेन रेवेन्यू जनरेट हो। सो प्रोडक्ट्स इन विच बिजनेस इज डीलिंग इज नोन एज गुड्स। गुड्स आर परचेज फॉर रीसेल पर्पस। सबसे बड़ा कैरेक्टर यही है गुड्स का। कैसे पता लगेंगे कि ये गुड्स हैं या एसेट्स? रीसेल करने के लिए लेके आए हो, लेकिन आगे बेचने के लिए, तो वो गुड्स हैं। हाँ, अगर आप परचेज करके लेके आए हो बिजनेस में उसको यूटिलाइज करने के लिए, मशीन्स ले आए आप, तो वो एसेट्स हैं, लैंड बिल्डिंग एसेट्स हैं। What are goods and what are assets depends upon the nature and type of the business. किस चीज का बिजनेस है और किस तरह का बिजनेस है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या चीज आपकी गुड्स होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरा बिजनेस है रेडीमेड गारमेंट्स का, शर्ट्स, टी शर्ट्स है ना, मैं इसमें डील करता हूं। तो इसमें मैं मैन्युफैक्चर तो नहीं करता, मेरे पास कोई रॉ मटेरियल या सेमी फिनिश गुड्स तो मेरे पास नहीं होंगी, कच्चा माल, कपड़ा तो मेरे पास नहीं पड़ा होगा, मेरे पास तो रेडीमेड शर्ट्स और टी शर्ट्स ही पड़ी होंगी ना, तो मेरे लिए वो गुड्स हैं। लेकिन अगर
अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, शर्ट्स और टी शर्ट्स बनाता है, तो उसके पास रॉ मटेरियल भी पड़ा होगा यानी कपड़ा, सेमी फिनिश गुड्स भी बनी होंगी यानी शर्ट बन चुके हैं लेकिन बटन नहीं लगे, अभी स्टिच नहीं हुई है, असेंबलिंग नहीं हुई है, पॉकेट नहीं लगी है, सेमी फिनिश गुड्स। और उसके पास फिनिश गुड्स भी होंगी जो फाइनली तैयार हैं, फुल फ्लेज पैक हो चुकी हैं। तो मैन्युफैक्चरर के लिए तो ये तीनों ही गुड्स हैं, रॉ मटेरियल भी, सेमी फिनिश गुड्स भी और फिनिश गुड्स भी। लेकिन अगर मेरा बिजनेस ही ट्रेडिंग का है, रेडीमेड गारमेंट्स में मैं डील करता हूं, तो मेरे लिए फिनिश गुड्स ही गुड्स हैं, दैट्स इट। हाँ, अगर एक फर्नीचर डीलर की बात की जाए, फर्नीचर डीलर फर्नीचर में डील करता है, तो फर्नीचर उसके लिए एसेट्स नहीं है, वो उसकी गुड्स हैं, क्योंकि वो उसमें डील करता है। सो जिस चीज में आप डील करते हो उनको हम गुड्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है परचेजेस। परचेजेस वर्ड जो है वो गुड्स के लिए यूज किया जाता है। जब आप मार्केट में से कोई प्रोडक्ट परचेज करके बिजनेस में लेके आते हो, इसको हम परचेजेस कहते हैं। परचेजेस कैश बेसिस भी हो सकती हैं, क्रेडिट बेसिस भी हो सकती हैं, यानी हो सकता है आपने पैसा देके प्रोडक्ट परचेज किया हो या उधार पे परचेज किया हो, दोनों ही आपकी परचेजेस का पार्ट है। परचेज रिटर्न क्या होता है? अब कई बार आप प्रोडक्ट परचेज करके लेके आते हो लेकिन वो डिफेक्टिव होता है या वो खराब होता है, तो वो आप रिटर्न कर देते हो, तो उसको हम कहते हैं परचेज रिटर्न। रिटर्निंग द परचेज प्रोडक्ट अगेन टू द सप्लायर, रिटर्न कर देना सप्लायर को ड्यू टू एनी रीजन, तो उसको परचेज रिटर्न कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टॉक। अब जिस प्रोडक्ट में आप डील करते हो उनको गुड्स कहते हैं। जिस प्रोडक्ट में आप डील करते हो अगर आप उसको मार्केट में से लेकर आते हो तो उसको स्टॉक कहते हैं। लेकिन क्या होगा अगर वो स्टॉक मार्केट मतलब वो परचेज किया गया प्रोडक्ट मार्केट में ना बिके, तो उसको स्टॉक कहेंगे, गोडाउन में पड़ा हुआ है। मान लो आपने पूरे साल मेहनत की, 1000 रुपए का आप कोई एक प्रोडक्ट लेके आए थे, काफी बिक गया लेकिन कुछ रह गया, तो जो बच गया उसको आप कहोगे स्टॉक। तो स्टॉक इज द करंट एसेट जिसको आप बेच के पैसा कमाओगे इन अ बिजनेस टू सेल इन द मार्केट, जिसको आप बिजनेस में रखे हुए हो मार्केट में बेचने के लिए। जो पोर्शन मार्केट में नहीं बिका उसको स्टॉक कहते हैं। जो बिक गया वो तो सेल्स हो गई, जो परचेज करके लेके आए हो वो तो परचेज हो गया। तो स्टॉक क्या है? बचा हुआ प्रोडक्ट जो मार्केट में नहीं बिका, कभी ना कभी तो बिकेगा लेकिन अभी इस साल नहीं बिका, अगले साल ट्राई करेंगे। सो जो प्रोडक्ट आपका अनसोल्ड रह गया उसको बोलेंगे स्टॉक। स्टॉक फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक। अब सिंपल है, मान लो आप 10,000 का प्रोडक्ट लेके आए जिसमें से 8,000 का सेल हो गया मार्केट में लेकिन 2,000 का सेल नहीं हुआ, तो ये जो 2,000 का सेल नहीं हुआ एट द एंड ऑफ अ ईयर, साल के अंत में जो 2,000 का सामान आपका नहीं बिका उसको हम बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो एंड डेट का स्टॉक है, वो स्टॉक है जो पूरे साल नहीं बिका, पूरे साल आते आते साल का अंत भी हो गया, 31 मार्च भी आ गई, एंड डेट भी आ गई, लेकिन फिर भी वो प्रोडक्ट नहीं बिका, तो इसलिए हम उसको बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक। द स्टॉक व्हिच इज रिमेन अनसोल्ड एट द एंड ऑफ अ ईयर। सो एट द एंड ऑफ अ ईयर। वहीं पर ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? अब देखो सिंपल है, जो स्टॉक अंत में नहीं बिका इसका मतलब ये थोड़ी हम उसको फेंक देंगे, हम उसको नेक्स्ट ईयर दोबारा ट्राई करेंगे सेल करने का। तो वही स्टॉक जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक होता है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। यानी ये जो 2,000 रुपए पिछले साल का स्टॉक नहीं बिका इसको हम अगले साल बेचने की कोशिश करेंगे, तो यही हमारा ओपनिंग स्टॉक है। सो ओपनिंग स्टॉक मींस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रीवियस ईयर, या फिर हम इसको कह सकते हैं ओपनिंग स्टॉक मींस स्टॉक इन द बिगिनिंग, अनसोल्ड स्टॉक ऑफ द प्रीवियस ईयर, इस साल का बिगिनिंग का स्टॉक जो पिछले साल बिका नहीं था। अच्छा, यहां पर आपके मैक्सिमम सारी टर्म्स कंप्लीट हो जाती हैं। अब कुछ अदर बेसिक टर्म्स जो आपको पता होनी चाहिए, तो इसको जल्दी से कवर करेंगे। सबसे पहले आता बैड डेट। बैड डेट का मतलब होता है पैसे का डूब जाना। अगर आपने किसी कस्टमर को उधार पे सामान बेचा और उसने पैसे नहीं दिए, वो पैसे लेकर भाग गया, तो वो आपका लॉस है। उस लॉस को अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम बैड डेट कहते हैं। सेकंड है बैलेंस शीट। ये तो आपको ऑलरेडी पता है फर्स्ट चैप्टर से ही, बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है, इसको हम पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं। ये एक ऐसी स्टेटमेंट होती है, ये एक ऐसा अकाउंट होता है जो एसेट्स और लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करता है। एसेट मतलब कहां से कितना पैसा आना है और लायबिलिटीज कहां कब किसको कितना पैसा जाना है, देना है।
थर्ड हमारे पास आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यानी जब भी कोई एसेट आप बिजनेस में लेके आते हो तो धीरे धीरे उसको यूज करने के कारण, टाइम बीत जाने के कारण, टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाने के कारण उसकी वैल्यू कम होती रहती है। तो ये भी एक लॉस है। अकाउंटिंग लैंग्वेज में इस लॉस को हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन का मतलब एसेट की वैल्यू में कमी आना, और वो आती ही आती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब होता है एसेट को रिकॉर्ड करना कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन की वैल्यू पर। कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। मान लो आप अपनी एसेट लेके आए थे 10 लाख की, उसके ऊपर आपने 5 लाख की डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी, तो कितनी वैल्यू अभी आपके पास बची? 5 लाख। इसको हम कहते हैं बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मींस द वैल्यू इन द बुक्स आफ्टर डिडक्टिंग द डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट फोर्थ आता है क्रेडिट, फिफ्थ आता है क्रेडिट, और सिक्स्थ हमारे पास आता है डेबिट। क्रेडिट का मतलब होता है, आपको पता होगा हमने आपको एक फॉर्मेट बनाकर दिखाया था, आपको दोबारा शो कर देते हैं। यस, सो हमने आपको ना एक अकाउंट का फॉर्मेट बनाया था, ये देखो प्रीवियस क्लास में, डेबिट और क्रेडिट। तो आप देख सकते हो ना, ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। तो क्रेडिट का मतलब आपकी राइट साइड, अकाउंट की राइट साइड, और डेबिट का मतलब अकाउंट की लेफ्ट साइड। तो बस यहां पर आपने सिर्फ इतना ही स्टडी करना है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, सिर्फ इतना। नेक्स्ट हमारे पास है एंट्री। बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं उसको एंट्री कहते हैं। जैसे प्रोडक्ट कब कितने का किससे परचेज किया, कब किसको कितने का प्रोडक्ट सेल किया, इनको जब हम बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं तो उसको एंट्री कहते हैं। नेक्स्ट इंसॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट। अब ये सेम सेम से लग रहे हैं लेकिन डिफरेंस है। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि दिवालियापन हो जाना, पैसा ही नहीं बचा बिजनेस में लगाने के लिए, सारा पैसा आपका खत्म हो गया, आप कंगाल हो चुके हो, इसको कहते हैं इंसॉल्वेंट हो जाना, बैंक करप्ट हो जाना, दिवालिया हो जाना, भगोड़े हो जाना। और सॉल्वेंट का मतलब होता है अभी आपके पास पैसा है, आप अभी बिजनेस में पैसा लगा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, बिजनेस स्मूथली चलेगा, सॉल्वेंट। लास्ट हमारे पास आता है प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का मतलब होता है ऑनर, जिसने बिजनेस में पैसा लगाया हो। जो पैसा लगाते हैं उसको कैपिटल कहते हैं, और जिसने पैसा लगाया उसको सोल प्रोप्राइटर या प्रोप्राइटर भी कह सकते हैं। सोल प्रोप्राइटर का मतलब हो जाता है सिंगल ओनर। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब होता है एक तरह से आप कह लीजिए जर्नल, लेजर, इनको हम बुक्स ऑफ अकाउंट कहते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब होता है हम अपनी रिकॉर्डिंग कहां कहां करते हैं। तो जर्नल एंट्रीज हम करते हैं, लेजर भी हम प्रिपेयर करते हैं। आने वाले लेक्चर्स में आप सीखोगे कि ये जर्नल और लेजर क्या होता है। लास्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं ये तो आपको पता ही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी फाइनल स्टेटमेंट्स, फाइनल अकाउंट्स जो एट द एंड ऑफ अ ईयर प्रिपेयर किए जाते हैं, जिसमें हमें ब्रीफ समरी देखने को मिलती है। इससे हमें एक इनकम स्टेटमेंट के बारे में पता चलता है, दूसरा पोजीशन स्टेटमेंट के बारे में पता चलता है। जो इनकम स्टेटमेंट होती है उससे प्रॉफिट और लॉस के बारे में पता चलता है, और जो पोजीशन स्टेटमेंट होती है उससे एसेट और लायबिलिटी के बारे में पता चलता है। तो क्लियर, ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट। आई होप सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। लेक्चर अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।